कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आपको मैं करवाने वाला हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर से आपका जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बड़े ध्यान से देखना, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको इसके चैप्टर का मतलब बताता हूँ। चैप्टर का मतलब क्या है? चैप्टर में इतना बड़ा नाम जो है, ये भयानक सा नाम है ना। इस भयानक से नाम का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इसको देख के आपको कुछ याद भी आ रहा होगा, है ना। 9th क्लास में पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 8th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, और मैं ये मानते हुए पढ़ाऊंगा आपको कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि जब तक मैं ये मानते हुए ना पढ़ाऊं कि आपको कुछ नहीं आता, फिर आपको मैं सिखा नहीं पाऊंगा कोई भी चीज़ अच्छे से, ठीक है। तो मैं ये मानूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, मैं जीरो लेवल से आपको हर एक चीज़ सिखाता हुआ चलूंगा। तो बड़े ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर ये जो वेरिएबल है इसका मतलब क्या है। अब मैथ के अंदर ना, मैथ के दो दोस्त हैं। दो दोस्त कैसे? दोस्त नंबर 1, दोस्त 2 हैं इसके, एक दोस्त है और दूसरा दोस्त है, ठीक है। दोस्त 1 और दोस्त 2। अब आपके भी दो दोस्त, दो टाइप के दोस्त होंगे ना। एक दोस्त ऐसा होगा जो मुसीबत में आपका साथ देगा, और एक दोस्त ऐसा होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब कि बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही है। एक दोस्त को मैं कहता हूं कि भाई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट, और एक दोस्त मैं कहता हूं वेरिएबल। ऐसे ही मैथ के दोस्त हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है। अब ये क्या है? कांस्टेंट है भाई, हर जगह सेम रहेगा, सेम। ये हर जगह क्या रहेगा? सेम। जैसे कि मैं कह दूं 2, 3, 5, 7, कोई भी कंडीशन आ जाएगी, 2 अपने में आप में तो 2 ही रहेगा, 5 हर जगह अपनी वैल्यू 5 ही रखेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है? कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है, ये छोड़ के भाग जाता है वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल में कौन होता है? जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। मैथ के अंदर आपने इस टाइप की कोई चीजें देखी होगी, तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, जो x से आपने कहीं देखा हो, x की वैल्यू कहीं 5 आ रही है, x की वैल्यू कहीं -2 आ रही है, x की वैल्यू कहीं 0 आ रही है, x की वैल्यू कहीं 1 आ रही है। तो x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम x को क्या कहते हैं? x को वेरिएबल कहते हैं। मतलब कि x की वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? चेंज होता चला जाएगा। तो जो मैथ के अंदर चेंज होगा उसको हम कहेंगे, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है उसको कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो वेरिएबल आपको इस चैप्टर के अंदर कितने वेरिएबल देखने को मिलेंगे? 2, ठीक है। तो 2 वेरिएबल मैंने मान लिया, x और y 2 वेरिएबल देखने को आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो 2 वेरिएबल है ये कहां पे देखने को मिलेंगे आपको? लीनियर इक्वेशन में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है जी। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको मैं बता दूं, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैंने ये कह दिया 7x प्लस में 2 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। पता कैसे चला इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान आया। अगर इक्वल टू का निशान है तो वो क्या है? इक्वेशन है। अब पता कैसे करें कि ये एक लीनियर इक्वेशन है? तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल x है। तो x की अगर पावर 1 है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर नहीं दिख रही है आपको, तो कुछ नहीं पावर है, तो हम क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। तो जब पावर 1 रहती है किसी वेरिएबल की, तो हम उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हो गया? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, उसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद ऐसी इक्वेशन को हमें क्या देखने को मिलेगा? जोड़ा, मतलब कि पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा कह लो या फिर युग्म कह लो, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन बना के दे रहा हूं। देखो, एक इक्वेशन बनाते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वल टू का निशान आ गया ना, इसलिए क्या होगा? ये इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x और y, और इनकी पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम एक रखेंगे, तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन ऐसी इक्वेशनों को हमें क्या चाहिए? पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो ऐसी एक और इक्वेशन लिख लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन हो गई, इसको कहेंगे इक्वेशन 1, इसको कहेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे b, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे c, तो इसको अलग अलग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको a1 कह देंगे, इसको b1 कह देंगे, इसको c1, इसको a2, इसको b2, इसको c2। क्लियर? इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपको यही इक्वेशन पढ़ने को मिलेगी। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से इसका मतलब बता दूं। देखो, ऐसी इक्वेशन को हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? जोड़ा। तो 2 इक्वेशन होगी तो जोड़ा तो हो गया। ये इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन ये भी है, लीनियर इक्वेशन ये भी है। और कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो पूरा का पूरा ये जो कंडीशन है सेटिस्फाइड कर रहा है ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के 2 मेथड है, 2 तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है जी। पहला तरीका रहता है आपका ग्राफिकल
ग्राफिकल तरीके से सोल्व करते हैं, ग्राफिकली तरीके से। और दूसरा आपका है एल्जेब्रिकली। ग्राफिकल के अंदर हम सीखेंगे अभी डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एल्जेब्रिकल के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं। एक आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आपका आता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा आपका आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और चौथा आता है आपका रिड्यूसिंग मेथड। अब आपको मैं बता दूं रिड्यूसिंग मेथड जो है आपके सिलेबस से कटा हुआ है, ये है, ये भी है और ये भी है, तो आपको ये तीनों पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं अलग से जैसे कि सवाल करवाऊँ तो उसमें आपको सिखा दूंगा, लेकिन ये ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक से यहीं से आपको सीखने को मिलेगा। तो ग्राफिकल देखो वहाँ से मैं उठाता हूँ, कोई भी लीनियर इक्वेशन लगा लो, कोई भी लीनियर इक्वेशन लगा लेते हैं, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो याद रखना, कोई भी पूछ सकता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है, कितने स्ट्रेट लाइन बनेगी? क्योंकि इक्वेशन तो 2 है, तो 2 स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो एक स्ट्रेट लाइन इसके लिए, एक स्ट्रेट लाइन इसके लिए। अब मैं दोनों को माइंड में रखते हुए कह सकता हूँ कि दोनों स्ट्रेट लाइन ऐसे करके काट दे एक दूसरे को, ये इक्वेशन 1 की लाइन हो जाए और ये इक्वेशन 2 की लाइन हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि ये एक दूसरे को कहीं भी टच ना करें, ये इक्वेशन 1 की लाइन हो जाए और ये इक्वेशन 2 की लाइन हो जाए। हो सकता है कि इक्वेशन 1 ऐसे आ जाए और इक्वेशन 2 भी डिट्टो इसके ऊपर सेम टू सेम ओवरलैप कर जाए। तो ये 3 कंडीशन बन सकती है ग्राफिकल तरीके से। क्लियर? अब कंडीशन कौन कौन सी लगेगी? देखो, अगर ग्राफ अगर ऐसा है तो कंडीशन ये वाली होती है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 डज नॉट इक्वल टू होता है, ये ध्यान रखना। जब इनकी वैल्यू, अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर a b c तीनों के तीनों रियल नंबर होते हैं। a b c आर रियल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं नंबर में। ठीक है, क्लियर? उसके बाद कंडीशन में ये हो गया, और इसकी कंडीशन कौन सी होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब कि एक बराबर हो जाए दूसरा बराबर ना हो। और तीसरे के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे? a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीसरी कंडीशन ये है कि तीनों के तीनों बराबर हो जाएं। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी शक्ल देखो, मतलब कि इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसा है? इसका ग्राफ है इंटरसेक्टिंग, है ना? तो इसका ग्राफ जो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ से बता दिया। इसका ग्राफ देख के क्या लग रहा है? इसका ग्राफ, इसका पहला पॉइंट, इसका ग्राफ है पैरेलल। इसका ग्राफ देख के कैसा लग रहा है? तीसरे कंडीशन वाले का ग्राफ, इसका ग्राफ देख के लग रहा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप, या फिर आप इसको ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक ऐसे बैठ जाना। ठीक है, ग्राफ से तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसका बनाते हैं, इसका भी दूसरा पॉइंट बनाएंगे, इसका भी दूसरा पॉइंट बनाएंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन देगा। जो ग्राफ जितने पॉइंटों पे एक दूसरे को कट करेंगे उतने उसके पॉइंट्स आएंगे, मतलब कि उसके उतने सॉल्यूशन आएंगे। तो ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन कितना होगा? 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं देगा ये, तो इसका आएगा नो सॉल्यूशन। अब ये बहुत, मतलब कि अगर ऐसे एक लाइन है और दूसरी लाइन ऐसे ऊपर आ जाएगी इसके, तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है ना, बहुत सारी बार टच कर रहे हैं ना, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब तीसरी बात है, एक चीज उठ के आई है यहाँ पे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। आपको देखो, मैं आपको बता दूं, जो कंडीशन हमें सॉल्यूशन देगा, जिससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे सॉल्यूशन एक मिले, चाहे 2 मिले, चाहे बहुत सारे मिले, उससे मतलब नहीं है। जो आपको सॉल्यूशन देगा वो कंसिस्टेंट, जो सॉल्यूशन नहीं देगा वो इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन आपको कौन नहीं दे रहा है? सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिल रहा आपको, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आपको कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे एक मिल रहा है, तो भी कोई बात नहीं, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। और सॉल्यूशन आपको कहाँ मिल रहा है? सॉल्यूशन यहाँ भी मिल रहा है आपको, तो ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। और इसके ऊपर मैं 2-4 सवाल ले लेता हूँ और आपको अच्छे से और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ।
ये दो इक्वेशन आपको दे रखा है, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1, इसको कहेंगे इक्वेशन 2। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना चाहिए कि A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है और C2 क्या है। याद रखना सारे 1 वाले कहाँ थे, इक्वेशन 1 के अंदर, और सारे 2 वाले कहाँ थे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो 1 के अंदर A क्या था, x के साइड वाली वैल्यू, मतलब कि x का कोफिशिएंट क्या था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि C क्या है, कांस्टेंट। अब A2 क्या है, इक्वेशन 2 के अंदर A क्या होगा, x के साइड वाली वैल्यू 2, y के साइड वाली वैल्यू 5 और C2 कितना है 12। कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 1/2, मतलब कि A1/A2। अब B1/B2 को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 1/5, C1/C2 को कंपेयर करेंगे तो 3/12 कट के आएगा 1/4, ठीक है। एंड 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/5 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब कि 1/4। तो कोई भी चीज इक्वल नहीं आई, मतलब कि कौन सी कंडीशन लग गई, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब कोई बराबर नहीं होता तो ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग। अगर कोई पूछेगा ग्राफ कैसा बनेगा तो इसका ग्राफ बता देना इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। कोई पूछेगा सॉल्यूशन कैसा होता है तो दूसरा पॉइंट सॉल्यूशन का बता देना, सॉल्यूशन इसका 1 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो कट वो एक पॉइंट पे कर रहा है तो सॉल्यूशन भी इसका एक ही होगा, 1 सॉल्यूशन। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा पूछेगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट तो सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्यूशन अगर है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन तो उसका एक दे रहा है ना ये, तो ये हो जाएगा आपको कंसिस्टेंट। तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे पूछ क्या रहा है, तीनों में से कोई पूछेगा एक ही चीज, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए A1 B1 C1, फिर A2 B2 और C2। देखो कुछ सवालों में ऐसे करवाऊंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप डायरेक्टली भी कर पाएंगे। A1 क्या होता है, x के साइड वाली वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट इसका क्या होगा 1, B1 की वैल्यू -2। याद रखना निशान समेत, कोई भी वैल्यू अगर उठाओगे तो निशान समेत आएगा, प्लस का होता है इसलिए दिखाते नहीं है, लेकिन माइनस का होता है निशान लेके चलेंगे। C1 कितना है 5, A2 कितना आएगा 2, B2 कितना आएगा 3 और C2 कितना आएगा 10। कंपेयर करेंगे तो 1/2 आ गया, इसका -2/3 आ गया और इसका 5/10 आ गया। काटेंगे तो 1/2 आ गया, 1/2 -2/3 इक्वल टू 1/2। इनमें से कोई भी बराबर नहीं, आपको दिख रहा होगा कि ये चीज इसके बराबर है, लेकिन ये तो बराबर नहीं है ना, तो इसके ऊपर क्या लगेगा डज नॉट इक्वल टू, इसके ऊपर भी डज नॉट इक्वल टू। कंडीशन सेम यही वाली लग जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिससे आपको कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। देखो ये है आपका इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन 2। ध्यान से देखना इसमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सारे 1 वाले वैल्यू मिलेंगे और इक्वेशन 2 के अंदर सारी वैल्यू 2 वाली मिलेगी, ध्यान रखना। और ए क्या होता है, x के साइड वाली वैल्यू, मतलब कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। B1 की वैल्यू क्या आएगी, मैंने कहा था निशान समेत उठाएंगे तो -2 आएगा, C1 आएगा 5, A2 कितना आएगा 3, B2 आएगा -6, C2 आएगा 15। और ध्यान रखना दोनों कांस्टेंट वैल्यू, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू इस साइड है तो दूसरी कांस्टेंट की वैल्यू इस साइड ही होनी चाहिए, मतलब कि दोनों एक तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो इसका क्या आएगा 1/3, इसका भी माइनस से माइनस, मतलब कि -2/6 और 5/15। कुछ भी इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं है, काटोगे तो सब समझ में आएगा कि क्या इक्वल है। माइनस से माइनस पहले कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 5 एकम 5, 5 6 15, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, सभी के सभी बराबर है। कंडीशन कौन सी लगेगी, A1/A2 बराबर है B1/B2 इक्वल है C1/C2। जब सारी की सारी वैल्यू इक्वल हो जाती है तो ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ बनता है इसका कोइंसिडेंट। ग्राफ तो कोइंसिडेंट बनेगा। सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सॉल्यूशन इसका इनफाइनाइट रहता है, ठीक है। ग्राफ ऐसा बनेगा, एक इक्वेशन के ऊपर दूसरी इक्वेशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, अब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट तो डिपेंड करता है उसके सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन दे रहा है तो कंसिस्टेंट, नहीं दे रहा है तो इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन तो यहाँ पे मिल गया मुझे इनफाइनाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या कंसिस्टेंट, ठीक है जी, समझ में आया। अब देखते हैं आगे, यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2। इसके अंदर सारी 1 वाली वैल्यू, इसके अंदर 2 वाली वैल्यू। तो A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू 8, A2 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 7। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 3/6, इसका आया 1/2, इसके अंदर आया 8/7। कुछ बराबर नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप इसको कट डाउन करेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी बनेगी, एक बराबर है दूसरा बराबर नहीं है, तो कंडीशन बनेगी A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा रहता है इसका, नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों,
क्योंकि जो ग्राफ है इसका पैरेलल बनता है, ये एक दूसरे को एक बार भी टच नहीं करते, तो ग्राफ इसका पैरेलल। ठीक है जी। उसके बाद कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट डिपेंड करता है सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन तो दे नहीं रहा तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है। और देखो जितना मैंने आपको बेसिक कराया, इस बेसिक की मदद से आप एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सवाल तो कर ही लेंगे। कोशिश करना, ट्राई करना। ठीक है, मैं आपको और बेसिक क्लियर करूंगा अगले पार्ट के अंदर, और फिर करेंगे हम मिलके एक्सरसाइज को, और पूरा का पूरा चैप्टर इसी तरीके से खत्म करेंगे।